हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज पोषण के अगले विषय के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिया था। अब उम्मीद है वो सारी चीज़ें आप लोगों ने बढ़िया से कवर की होगी, अच्छा रिवीजन करेंगे। एक टॉपिक में मैंने मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि वो पोषण किस हद तक पौधों में पहुँचते हैं, क्या क्या उसके पीछे रीज़न है, कौन सूक्ष्म है, कौन वृहद है। फिर हमने पढ़ा कि अलग अलग पोषक का अलग अलग काम क्या है, जिसमें हमने करीब 12 से 13 मिनरल्स के बारे में पढ़ा और सबके अपने अलग अलग काम थे। सबको अलग अलग तरीके से पढ़ना है। 5 से 6 बार आप उन्हें पढ़ेंगे ना तो आपके सवाल बन जाएंगे उससे। अगले सवाल पे आते हैं कि अगर अब ये पादप जो हैं, अगर उनके पास जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाए या किसी कारण से, बहुत सारे कारण हैं उसके, उन सब चीज़ों के विषय पे बात करेंगे। सो टॉपिक है हमारा खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मिनरल्स की डिफिशियंसी के बारे में। मिनरल्स की डिफिशियंसी मतलब हम यहां पर बात करेंगे कि कुछ कुछ खनिज जो हैं अगर उनकी कमी हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, उनकी कमी के बारे में बात करेंगे। अगर वो अधिक हो जाएं तो परेशानी क्या होगी। ये सभी विषयों के बारे में आज हम बात करने वाले। इनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं पौधों में खनिजों की कमी की वजह से, इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। बीच में मैंने कुछ ट्रिक्स भी डाल रखे हैं, वो ट्रिक्स भी आपको हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए, वो होप सो। ठीक है, तो आप ओवरऑल आपके लिए एक पैकेज की तरह काम करेगा ये। ठीक है, सबसे पहला बात, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स मतलब कमी कैसे है, कहां से कमी अगर हो गई तो क्या मतलब है भाई, कितने की, कब की कमी हम मानेंगे, कितने को हम कमी मानेंगे। सो इसके लिए सवाल यह आता है कि कई बार जितने भी मिनरल्स हमने पढ़े हैं उनकी कमी हो गई तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें कुछ विशेष एनिमल मिनरल्स के अलग प्रभाव पड़ते हैं। जैसे भाई, अनिवार्य तत्वों की सीमित आपूर्ति होने पर पादपों की वृद्धि भी अवरुद्ध हो सकती है, उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। क्योंकि आप देख रहे थे कोई कोशिका विभाजन करवा रहा है तो कोई कोशिका की डोमिनेंसी बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कितने सारे काम थे इनके। ठीक है, अब ये इतने सारे जो काम थे, अगर ये मिनरल्स ना रहे तो वो काम कौन करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है, हमें इनकी जरूरत है। अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता, अच्छा एक इनकी बात यह है कि कितना कम, एक लिमिट होनी चाहिए, एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। सो अनिवार्य तत्व जो जरूरी हैं, एसेंशियल हैं, उनकी जिस मात्रा के नीचे काम नहीं चल पाएगा, जिस मात्रा के नीचे पौधा वृद्धि रुक ही जाएगी, पौधा जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो कहलाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल सांद्रता, क्रांतिक सांद्रता। उससे ऊपर तक है, कम बढ़ रहा है, बट रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना होना ही चाहिए। जैसे गाड़ी होती है ना कि मानते हैं कि इसके बाद रिजर्व लग जाता है, इतना मिनिमम होना ही चाहिए, इससे कम में गाड़ी नहीं चल पाएगी। वैसा ही यहां पर भी कार्यक्रम है कि इतने से कम अगर मिनरल्स हुआ ना, ये खनिज हुआ, तो पौधे वृद्धि नहीं कर पाएंगे। वैसा ही है अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादप की वृद्धि अवरुद्ध होती है, वह क्रांतिक सांद्रता कहलाता है। इज अ क्रिटिकल कंसंट्रेशन हम इसे कहते हैं। इसके बाद क्रिटिकल है हमारे शरीर का भी तापमान, शरीर में एटलीस्ट जो है इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इससे कम हुआ तो हमें बीमारी हो जाएगी। बीपी इतना होना ही चाहिए, फिक्स है ना। क्रिटिकल कंडीशंस, वैसी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है मिनरल्स का। प्रत्येक तत्व की पौधों में एक या बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से उनकी भूमिका होती है। अगर वो तत्व नहीं रहेगा तो नो डाउट उसकी कमी कोई पूरी कर नहीं सकता, और उसकी वजह से वो संरचना, वो कार्य में प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव आएगा तो बदलाव आएगा। कभी कभी आकारिकी बदलाव आएंगे, शारीरिक तौर पर बदलाव आते हैं, तत्व की अपर्याप्तता को दर्शाते हैं, जिसे हम अपर्याप्तता संबंधी लक्षण को पढ़ते हैं। मतलब अगर वो नहीं रहा तो प्लांट्स में क्या क्या प्रभाव पड़ा। जैसे आप इस डायग्राम को अगर शॉर्टली देखें तो देखो भाई, कुछ अगर आयरन की कमी हो गई तो पत्ता सफेद हो गया क्योंकि क्लोरोफिल नहीं बना। ठीक है, और उसके बाद जो है किसी में ज्यादा हरा हरा हो गया, थोड़ा ज्यादा गाढ़ा, कम हरा हो गया। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजन कमी रहा तो पीला पड़ गया। ठीक है, ये कॉपर की कमी हो गई तो पत्ता खराब हो गया। इसमें डॉट डॉट आ गए जिंक की कमी से। आपको रटना नहीं है, लेकिन सिर्फ देखो तो हर इन मिनरल्स की अलग अलग कमी की वजह से पत्तों में कितना चेंजेस आया है। ऐसे ही हम कुछ लक्षणों को पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि कौन से मिनरल्स की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम होता है। समझते हैं सवाल को। अब ये जो कमी है, ये जो अपर्याप्तता है, 2 बातों पर निर्भर करती है। इस बात को पहले समझना। इस अपर्याप्तता के ऊपर ना एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अपर्याप्तता कहते हैं इसे। अब ये क्या लाइन बताना चाहता है, अपर्याप्तता, कमी। कुछ कमी क्या होती है, 2 प्रकार की कमियां होती है, समझना मेरी बात को। ये एक पुरानी पत्ती है और ये एक छोटी नई पत्ती है। ये न्यू लीव्स है, ठीक है, और ये ओल्ड लीव्स है। कुछ कमियां ऐसी होती हैं
कुछ कमियां ओल्ड लीव्स में आती हैं और कुछ न्यू लीव्स में आती हैं। कुछ चीजों की कमी, जैसे अब ध्यान देना, जैसे मान लो नई पत्ती बन रही है ना, सो बहुत सारे मिनरल्स जो है ना, ये ओल्ड पत्ती, अब ये तो मर जाएगी बेचारी, तो ये क्या करती है, अपने मिनरल्स को ना नई पत्ती को दे देती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो इससे हमें कहेंगे स्थानांतरित खनिज, स्थानांतरित खनिज कहा जाएगा इसे। स्थानांतरित खनिज मतलब ये है कि ये ट्रांसलोकेटेड हो रहे हैं खनिज, इसे अपन कहेंगे ट्रांसलोकेटेड होंगे। ये ट्रांसलोकेटेड मतलब अपने स्थान का परिवर्तन करेंगे। इज अ मोबिलाइज, आप इन्हें कहेंगे मोबिलाइज सब्सटेंस। मोबिलाइज का मतलब ये स्थान में परिवर्तन करेंगे, कहां से कहां जाएंगे, तो आप यहां पर नाम लिख लेना, फ्रॉम ओल्ड टू न्यू लीव्स। न्यू लीव्स, पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ में आ जाएंगे, पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ में आ जाएंगे। अब जब ये पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ आ जाएंगे, तो एक बात बताओ, अब ये तो पूरा यहां से यहां आ गया, तो नई पत्ती में इसकी कमी नहीं हो पाएगी। इसकी कमी कहां पर होगी, पुरानी पत्तियों में, ये याद रखना। तो दो लाइन पूछी जाएगी, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्थानांतरित होते हैं फ्रॉम ओल्ड टू लीफ, पुरानी से नई में आ जाते हैं कि उनको नई की ज्यादा जरूरत है, पुराना तो अब गिरने वाला है, पुराने से ले लिए हम लोग। अब पुराने से ले लिए तो उसकी कमी कहां पे आ जाएगी, इसके पास में। लेकिन अब दूसरा शब्द समझना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इमोबिलाइज है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बेटा जिसे अपन कहते हैं इमोबिलाइज। इमोबिलाइज मतलब अस्थानांतरित, अस्थानांतरित जिसे हम कहेंगे, ये गतिशील नहीं होते। डू नॉट ट्रांसफॉर्म, याद रखना, यह ओल्ड से न्यू यानी से न्यू लीव्स में नहीं आते। अब एक बात बताओ, अगर ये नहीं आएंगे तो नई पत्तियों को लेने में समय लगेगा। सो ओल्ड लीफ में तो ये है, इनकी कमी, ये लाइन यहीं पर लिख लेना, ऐसा ही फ्लो चार्ट पहले हल्का सा बना लेना। इनकी कमी कहां पर होगी बेटा, इनकी कमी नई पत्तियों में होगी, इनकी कमी नई पत्तियों में होगी, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया, इनकी कमी नई पत्तियों में होगी। बहुत बढ़िया, ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा। और जबकि हम देखते हैं कि कुछ जो है स्थानांतरित है, ट्रांसलोकेटेड हो रहे हैं, मोबिलाइज सब्सटेंस हैं, गतिशील हैं, आप इन्हें कहा जाएगा, इन्हें ये गतिशील हैं हिंदी में कहा जाएगा, और इन्हें कहा जाएगा इमोबिलाइज, मतलब ये हो गया बेटा अगतिशील हैं। अब जो अगतिशील है वो तो नहीं जाएगा, ये ओल्ड से न्यू में नहीं जाएगा। सो ओल्ड से न्यू में गया ही नहीं, तो न्यू के पास में इनकी पत्तियां, न्यू लीव्स जो है उनकी कमी हो जाएगी न्यू पत्तियों में, क्योंकि आया नहीं बाहर से कहीं ना। और जो पदार्थ ट्रांसफर हो गए, ओल्ड से न्यू में चला गया, अब ओल्ड से न्यू में चला गया तो ओल्ड वाला न्यू को तो दे दिया, लेकिन न्यू के पास उसकी कमी आ जाएगी। तो सॉरी, ओल्ड के पास में उसकी कमी, ये याद रखना, यहां पर लिख सकते हैं, इसकी कमी कहां पर देखी जाएगी, इसकी कमी ओल्ड लीफ में देखी जाएगी, ओल्ड लीफ में देखी जाएगी। से ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लगता है यहां पर। ये कुछ वैसा ही है, समझ लो बेटा, कि जहां मान लो घर गृहस्थी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की बात है। एक पीढ़ी ने क्या किया, माँ बाप ने अपनी पूरी गृहस्थी को बच्चों को दे दिया, बच्चों ने पूरी गृहस्थी रख ली, उन्हें कोई कमी हुई क्या, नहीं, जैसे ही बड़े हुए बढ़िया माँ बाप ने बढ़िया गृहस्थी दे दी, उनको कोई कमी नहीं हुई। अब माँ बाप तो दे दिए बेचारे, अब वो दर दर भटक रहे हैं, उनके पास ही नहीं है, तो माँ बाप के पास कमी हो गई। अच्छा, अब अगर माँ बाप ना दे कुछ पदार्थों को, कुछ चीजों को ना दे, तो वो बच्चों को दर दर भटकना पड़ेगा, उसके लिए दर दर भटकना इन द सेंस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो उसकी कमी कहां पे देखी जाएगी, न्यू लीव्स में, बच्चों में देखी जाएगी। और अगर माँ बाप दे दिए तो उसकी कमी माँ बाप में देखी जाएगी। दैट्स ऑल। वैसे ही है, यहां पर भी लाइन है कि अगर कोई दे दे तो इसके पास तो हो गया, लेकिन इसके पास कमी, और ना दे तो इसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, तो इसके पास कमी, इसके पास है। इस तरह से ये दो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में चलते हैं। चलिए आते हैं इसके बारे में क्या थ्योरी कहता है, एनसीईआरटी सुन लेते हैं पहली बार। पादप के भाग में अपर्याप्तता के लक्षण दर्शाते हैं, संबंधित तत्व जो है उसकी गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, उसकी गतिशीलता पर भी निर्भर करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ओल्ड से न्यू लीव में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं ओल्ड में ही रहते हैं और उसी के साथ वो मर के गिर जाते हैं, ट्रांसफर नहीं होते एक जगह से, नहीं हम उसके साथ ही मरेंगे, ठीक है, वो उसके साथ ही जाएगा, तो वो उसके पास में है। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, आइए देखते हैं। पादप में जहां तत्व सक्रियता से गतिशील रहते हैं वो तरुण विकासशील उत्कों में निर्यातित होते हैं। ये लाइन वही है कि तरुण मतलब नई पत्तियां, जो नए उतक बन रहे हैं उनकी तरफ वो चला गया। अब जैसे उनकी तरफ चले जाएगा तो वहां अपर्याप्तता के लक्षण पुराने उतक में पहले प्रकट होंगे। ये लाइन वही मैं बता रहा था कि जो पदार्थ चला गया
तो उसकी कमी कहां पर होगी? अब पूरा ही भेज देगा भाई तो कमी पुराने लीव्स में दिखाई देगी, पुराने उतक में पहले प्रकट, पुरानी पत्तियों में पहले दिखाई देगा। दूसरी बात, उदाहरण के लिए कौन कौन है? नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इसके अपर्याप्तता सर्वथाम जीर्णयमान मतलब बूढ़ी हुई पत्तियों में होता है। तो इसका ट्रिक बना लेना यहां पर, ठीक है। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, NKMG, ठीक है। जो भी अपने हिसाब से ट्रिक बने बना लेना। पुरानी पत्तियों में जिन तत्वों के जैव अणुओं के ये तत्व होते हैं विखंडित होकर नई पत्तियों तक गतिशील किया जाता है। ये वहां तक गतिशील कर जाते हैं, ठीक है। मतलब वहां से टूट टूट के नई पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये बात यहां पर है। जब तत्व अगतिशील हुआ, मतलब ये लाइन याद रखना कि अगर वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या हुआ भाई? जब वो ट्रांसफर नहीं हुआ तो पुराने उतक से नई उतक की तरफ अवगमनित नहीं हुआ, वयस्क अंगों से बाहर नहीं गया, तो उसके अपर्याप्तता के लक्षण नई पत्तियों में प्रकट होंगे, नई उतकों में प्रकट होंगे, क्योंकि वो उसे कोई हेल्प किया ही नहीं, वो खुद से खुद ढूंढना पड़ेगा बेचारे को। तो उसके पास ही अपर्याप्तता के लक्षण दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए जैसे तत्व कैल्शियम कोशिका की संरचनात्मक इकाई का भाग है, कैल्शियम संरचनात्मक ही बनाता है और ये उसके साथ ही नीचे मर जाता है, आसानी से रूपांतरित नहीं होता, उसी के साथ ये मर जाता है। ये जो पहलू है ये बहुत योगदान वाला बात है कि आपको पादपों को कौन से पदार्थ देना है। अगर आप मिट्टी से देना चाहते हो तो कुछ तो पुराने से नए में आ ही जा रहे हैं, पुरानी पत्तियां जाएंगी तो नौ में नए आ जाएंगे। आपको मुख्य रूप से जब आपको मिट्टी में देना है तो अगर नई पत्ती विकसित करवानी है तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम युक्त खनिज पदार्थों को देना पड़ेगा। यही शब्द हुआ ना कि नई पत्तियों में अगर कमी आ गई भाई तो नई पत्ती वृद्धा ग्रोथ कैसे करेगी? सो नई पत्तियों को आपको वो पदार्थ दो जो भाई नई पत्तियों को चाहिए। जैसे कैल्शियम दे दो आप, बढ़िया, क्योंकि नई पत्तियों के पास होना चाहिए ये बातें, तो ये गतिशीलता से आसानी से कैल्शियम उसके पास जाएगा, नहीं तो कमी आ जाएगी। पौधे द्वारा दर्शाए जाने वाले अपर्याप्तता के लक्षण, इसके अंतर्गत बहुत सारे लक्षण जैसे क्लोरोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं, अवरुद्ध पादप वृद्धि कहते हैं, पत्तियों का कलिकाओं का झड़ना है, कोशिका विभाजन का रुकना है। हम सभी विषयों को पढ़ेंगे कि ये सारे जो बीमारी हैं वो किस किस कारण से शुरू होती है। ये पहलू जरूर याद रखना बच्चे कि NKMG नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम इज अ मोबिलाइज सब्सटेंस एंड कैल्शियम इज अ इमोबिलाइज सब्सटेंस। एक उतक से दूसरे उतक तक नहीं जाता, ये पुरानी पत्तियों के साथ ही मर के गिर जाता है, फिर वो अवशोषित होकर वापस आएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन नई पत्तियों तक नहीं जाएगा। और वो नई पत्तियों तक जाएंगे इसलिए उसकी कमी पुरानी पत्तियों में दिखाई देगी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। चलिए भाई, अब हम प्लांट्स में होने वाली कुछ बीमारियों की तरफ में आते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके क्या रीजन है। प्लांट्स में होने वाली बीमारियों में हम आते हैं, अगर कमियां हो गई तो किसकी कमियों से हुआ। तो प्लांट्स में एक बात देखा जाता है, एक बहुत खास बीमारी है क्लोरोसिस, हिंदी में भी यही क्लोरोसिस ही होता है। क्लोरोसिस का मतलब है क्या और क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा। पत्तियों में क्लोरोसिस के बारे में माना जाता है कि पत्तियों में क्लोरोसिस किसकी कमी से, मुख्य रूप से नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। किसकी होती है, मैं ट्रिक बता देता हूं, आप उसे लिख लेना। पत्तियों में क्लोरोफिल का मतलब है कि पत्तियों का ह्रास होता है, ह्रास होगा, क्लोरोफिल का ह्रास हुआ। किसका ह्रास हुआ? क्लोरोफिल का ह्रास हुआ। और क्लोरोफिल के ह्रास की वजह से पीलापन और क्लोरोसिस कहलाता, पीलापन आना क्लोरोसिस कहलाता। सिंपल सी लाइन क्या कह रही है यहां पर, क्लोरोफिल ह्रास हुआ है, क्लोरोफिल खत्म हुआ है, क्लोरोफिल बन नहीं पा रहा है। तो जो जो तत्व क्लोरोफिल बनाने के लिए जिम्मेदार थे, उसको मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार थे, वो नहीं आ रहे हैं, उनकी कमी हो गई है। तो क्लोरोफिल की ह्रास हो गया है, कमी हो गई है। इसे अपन पीलापन आना या क्लोरोसिस कह सकते हैं। इसे बहुत सिंपल शब्दों में हमने क्लोरोसिस कहा है। अगले विषय पे आते हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं भाई, तो हमने इसके लिए ट्रिक बना रखा है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड जिंक। ठीक है, अब इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे। ट्रिक का मतलब ये आता है, आपने पता होगा जो बौद्धिस्ट साधु होते हैं उन्हें कहा जाता है मॉन्क्स। तो पहला ट्रिक हो गया मॉन्क्स, MONK, मॉन्क हो गया। ठीक है, F का मतलब हो गया फिर, S का मतलब से, MG का मतलब मांगे और MN का मतलब मन और जन। इज अ ट्रिक, आप इस हिसाब से लिख लेना कि मॉन्क फिर से, मांगे, मन, जन। इसका ट्रिक अपने हिसाब से आप लोग सेट कर लेना और लाइनों को बना लेना कि मॉन्क्स का मतलब बुद्धिस्ट, मॉलिब्डेनम
याद है ना, एमओ का मतलब मॉलिब्डेनम, अब ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। एन मींस नाइट्रोजन बता चुका हूं, के मतलब पोटेशियम, एफ ए मतलब ये जो होगा ये आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस का मतलब हो गया सल्फर, एस का मतलब हो गया सल्फर, एम जी का मतलब हो गया ये एम और ये हो गया जी मैग्नीशियम, एम और एन मैग्नीज, जेड एन और जिंक, ये सब जो हैं ये क्लोरोसिस करवाते हैं। है क्या क्लोरोसिस? क्लोरोफिल की ह्रास की वजह से पत्तियों का पीला पड़ जाना, पत्तियां पीली पड़ गई हैं, क्लोरोसिस कहलाएगा। ये इसका ट्रिक है, ऐसी पीली पत्तियां दिखाई देंगी, क्लोरोसिस। दूसरी बीमारियों पे आते हैं, नेक्रोसिस। ये क्या बीमारी है भाई? ठीक है, सो नेक्रोसिस ये जो बीमारी है, ये जो कमियां हैं, ये किसकी कमी से होती हैं? ये होती हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, Cu यानी कॉपर, के मतलब पोटेशियम। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो मैं जो बोला हूं उसको लिख लेना बच्चे, ठीक है ना। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस होता है, और नेक्रोसिस का मतलब हो ऊतकों का मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु। तो यहां पर हो गया डेथ, पत्तियों की मुख्य रूप से अगर डेथ हो गई तो हम उसे नेक्रोसिस कहेंगे। अभी किसकी कमी से हुई भाई? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, इसे अपन कहते हैं, इसको आप ट्रिक बनाएंगे यहां पर, कुक, कुक का मग, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं कुक, कुक समझते हैं ना, खाना बनाने वाला, का खाना का उसका, मग, मग मतलब होता है मग्घा। सो कुक का मग इज अ ट्रिक, इसे याद रखना। कुक, कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका लाइन बना लेना, और उम्मीद है ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ट्रिक की भी आवश्यकता है, लेकिन सभी के बारे में पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है 11th के लिए भी, और साथ ही साथ में नीट के लिए भी बहुत जरूरी है ये, तो इसलिए ध्यान रखना। कॉपर पहला हो गया, पोटेशियम, और क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चार है, कुक का मग। और मॉन्क्स फिर से मांगे मंजन, 3 बार आप ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा क्लोरोसिस के बारे में भी और नेक्रोसिस के बारे में। चीजों को बढ़िया से पढ़ो। अगले विषय पे पहुंचते हैं भाई। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स के कारण कुछ और कमियां होती हैं, जैसे तीसरी बीमारी होती है कोशिका विभाजन का रुक जाना, सेल डिवीजन स्टॉप, ये तीसरा बीमारी है। अब ये जो तीसरा बीमारी है, ये कोशिका विभाजन रुक जाती है, इसका भी ट्रिक यही है, मॉन्क्स, इनकी अनुपस्थिति, अगर ये नहीं रहेंगे, कम रहेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम रहेंगे, तो हमें ये बीमारी, मॉन्क्स मतलब एमओ मतलब मॉलिब्डेनम, एम का मतलब नाइट्रोजन, के मतलब पोटेशियम, एस मतलब सल्फर, दैट्स ऑल। मॉन्क्स वो लक्षण है जिसकी वजह से कोशिका का विभाजन रुक जाता है। बढ़िया, अगले पॉइंट पे आए भाई, चौथी बीमारी की तरफ में पहुंचो। चौथी बीमारी यह है कि उनके कारण पुष्पन में देरी होती है, डीले फ्लावरिंग। कुछ लोगों की कमी से पुष्पन में देरी, प्लांट धीरे धीरे बाद में ये फ्लावरिंग करता है, बाद में पकता है, बाद में फ्लावर बनाएगा। ये कौन है भाई? MONS, मॉन्स। सिर्फ मॉन्क मत लिखना, के को हटा दो, बचा मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर, के को बस हटा दो, ये हो गया पुष्पन में देरी, मॉन्स, मॉन्स हो गया, ठीक है। मॉलिब्डेनम, नाइट्रोजन और सल्फर, इसका ऐसा लिखना तो हिंदी में जल्दी जल्दी बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि नाइट्रोजन सल्फर ऐसा ही लिखो। आपको तो इतना 11th में पढ़ी चुके होगे कि एस मतलब सल्फर, एन मतलब नाइट्रोजन, एमओ मतलब मॉलिब्डेनम, और नहीं है तो मैं 4 से 5 बार बता चुका हूं। इसके बाद 5वें नंबर की बीमारी आती है बेटा डीले फ्रूटिंग, मतलब इसमें अपन कहते हैं फल में देरी, फल लगने में देरी। पुष्पन में देरी था, ये फलन में देरी है, फल लगने में देरी। कौन है भाई? ये भी है, कुक मग, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कुक मग, ये ट्रिक बना लें, कुक मग। ये है फ्लावरिंग, पुष्पन में देरी, मतलब सॉरी फ्रूटिंग में देरी, फ्रूट बहुत देर से लगेंगे इसकी वजह से। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, मतलब परिपक्व पत्तियों का, जो बढ़िया से परिपक्व नहीं हुई हैं, अपरिपक्व पत्तियों का गिरना, ठीक है। अपरिपक्व पत्तियों का गिरना जो है वो ये बीमारी है, और ये होता है कप मग, या जो भी ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, ज्यादा मेहनत मैंने इनके ऊपर नहीं की है। CuPMg, Cu मतलब बेटा किसकी कमी से? कॉपर की कमी से, P मतलब फास्फोरस, Mg मतलब मैग्नीशियम। फिर से एक बार ट्रिक बनाते हैं, फटाफट समझो। क्लोरोसिस बेटा कुछ आयनों की कमी की वजह से क्लोरोफिल में हराश हो जाता है और उसकी वजह से पीलापन आता है, क्लोरोसिस कहलाता है। एग्जाम्पल का ट्रिक है बेटा मॉन्क्स, फिर से मांगे मंजन। मॉन्क मतलब मॉलिब्डेनम, एन का मतलब नाइट्रोजन, के का मतलब पोटेशियम, एस का मतलब सल्फर, फिर का मतलब हो गया बेटा यहां पर आयरन, से मतलब सल्फर, MAN का मतलब मन, ठीक है। मांगे MG मतलब मैग्नीशियम, MN का मतलब मैग्नीज, ZN मतलब जिंक।
फिर हमने पढ़ा भाई वहां पर नेक्रोसिस, मतलब जहां पर कोशिकाओं की डेथ हो जाती है, पत्तियों की मृत्यु हो जाती है, और वो मुख्य रूप से होता है किसकी वजह से? वो मुख्य रूप से होता है बेटा कुक का मग, मतलब कॉपर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। फिर हम पहुंचे यहां पर कि कुछ कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है भाई, तो ये होता है मॉन्क्स की वजह से, मोलिब्डेनम और मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड सल्फर। फिर कुछ में हुआ भाई कि पुष्पन में देरी हो गई, पुष्पन में देरी मात्र मॉन्स की वजह से होता है, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन एंड सिर्फ एस मतलब सल्फर, पोटेशियम हटा दो। फिर आया भाई किसी किसी में फलन में देरी हो गई, फल देरी से लग रहा है, तो ये हो जाता है कुक मग, कॉपर, पोटेशियम और मैग्नीशियम। फिर लास्ट पॉइंट पे आता है कि अपरिपक्व पत्तियों का गिरना, यह भी एक प्रकार की बीमारी है, और यह होता है मुख्य रूप से कप मग। कप मतलब कॉपर और पोटेशियम, और सॉरी पोटेशियम कह रहा हूं, पी का मतलब फॉस्फोरस, एंड हो गया मैग्नीशियम। उम्मीद है इस तरह से आप लगभग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ट्रिक बना बनाकर याद हो सकते हैं, याद कर सकते हैं, लर्न हो सकता है, दिमाग में बैठ गया होगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही आपको ये नहीं पड़ेगी। कुछ चीजों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तरीका कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते इन सब चीजों को, उनमें से ये टॉपिक है, याद नहीं होता है, इसलिए इन चीजों को बिल्कुल याद रखना। जिस चीज में लगे कि ट्रिक की जरूरत है आप उसे जरूर ट्रिक के बनाकर पढ़ें, अन्यथा कोई जरूरत हैवी है नहीं, एक दो बार पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएगा। अगले विषय पे पहुंचते हैं भाई। अब ये तो रही कमी की बात कि यहां पर पौधे कम हो गए हैं, किसी किसी में पौधों की संख्या बढ़ भी जाती है, पौधों की संख्या जो है, पौधों की जो मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, मतलब कभी कभी कुछ तत्वों की जिसकी आवश्यकता कम थी उससे ज्यादा की अगर वो वहां पर हो गए तो भी प्रॉब्लम है। तो कैसे होगा भाई, समझते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स के बारे में। टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स मतलब होता है कि भाई अब वो तो हो गया भाई कमी, ये हो गई विषाक्तता। विषाक्तता मतलब कभी कभी किसी चीज की अधिकता हो जाना भी बीमारियों का रूप हो जाता है, इसे अपन टॉक्सिसिटी कहते हैं, विषाक्तता। सीधी सी बात है, कुछ सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं जो कम मात्रा में आवश्यक थे, वो अपनी मात्रा से अगर ज्यादा पाए जाएंगे तो भी नुकसान है, तो भी नुकसान होगा। सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता न्यून मात्रा में ही होती है, बहुत कम मात्रा में जरूर होती है, लेकिन मामूली कमी से भी, अपर्याप्तता के लक्षण और अल्प वृद्धि से भी अविषाक्तता उत्पन्न हो जाता है। अगर थोड़ा सा कम भी हो गया तो उसमें से अपर्याप्तता मतलब कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई, और थोड़ा सा बढ़ गया तो विषाक्तता आ गई, दोनों में फांसी है, दोनों में परेशानी है। तो सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। सांद्रताओं के संकीर्ण परिसर में ही, उस कॉन्सेंट्रेट के एकदम छोटे से चेंजेस की वजह से ही कोई भी तत्व जो है अनुकूलतम होता रहता है, वहीं तक बस वो अनुकूल है, वहां तक ही वो बढ़िया सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ज्यादा में भी नुकसान पहुंचाएगा, कम में भी नुकसान पहुंचाएगा। किसी खनिज के आयन की वह सांद्रता जो ऊतक के शुष्क भार को, अब कैसे नापेंगे भाई, कैसे नापेंगे, कितना कमी से कितना परेशानी, कितना बढ़ गया तो कितना नुकसान पहुंचा देगा। तो इसके नुकसान को हम देखते हैं कि कोई सूक्ष्म मात्रिक तत्व अगर बढ़ रहा है तो अगर उसके बढ़ने की मात्रा से आयन की वह सांद्रता जो ऊतक के शुष्क भार में, ड्राई वेट में 10% की कमी कर दे, उसे हम जहर मान लेंगे, उसे हम आविष मान लेते हैं। अगर किसी केमिकल की सांद्रता बढ़ने से या बढ़ जाने से, उसकी सांद्रता से अगर शुष्क भाग में 10% की कमी आ गई, मतलब वो हमारे लिए विषाक्त है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके कंसंट्रेशन की वजह से मेरा 10% का भार कम हुआ है, मतलब वो मेरे लिए जहर है, और इस आधार पर हम नापेंगे कि वो विषाक्तता होगा, वो जहरीला होगा, टॉक्सिसिटी होगी। इस तरह की क्रांतिक सांद्रता, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, विभिन्न सूक्ष्म मात्राओं के बीच में भिन्न भिन्न, सबकी मात्रा अलग अलग रहती है, सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अविष्टता के लक्षणों की पहचान बहुत मुश्किल होती है, इनके लक्षणों की पहचान बहुत मुश्किल है, किसके बढ़ने की वजह से क्या हो गया, परेशानी क्या हो गई, कैसे पहचानेंगे, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो अगला टॉपिक हमारा होगा अविष्टता के लक्षणों की पहचान मुश्किल से होती है, कैसे होगी हम इस चीज को देख लेते हैं। एक बार इसे देख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे आते हैं स्टार्ट।
सो इस तरह से हमने देखा कि टॉक्सिसिटी ऑफ मिनरल्स जो है वो इस तरह से, मतलब उसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन आपको मालूम होना चाहिए, और हम उसे नापने के लिए हमने ये देखना है कि उसका अगर अमाउंट है उसकी वजह से शुष्क भार में 10% की कमी आनी चाहिए। अगले विषय में पहुंचते हैं भाई। तो क्या होता है तत्वों के बारे में, किस तरह से हम इसके रिलेशन को बनाते हैं, किस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा कवर होता है, उसका रिलेशन क्या है। सवाल सुनना, कई बार क्या होता है कि एक तत्व की कमी का कारण दूसरा तत्व होता है, ठीक है, कोई दूसरा तत्व ही उसके लिए रोल प्ले कर रहा होता है और उसकी वजह से वो भी कमी हो गई। जैसे मैंने बताया ना, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दूसरे तत्व के अवशोषण को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। तो रियल में ये तत्व चला गया तो उसको लाने वाला भी चला गया, तो इस तरह से दो तत्व की एक साथ कमी हो जाती है। समझते हैं इसके बारे में। कई बार किसी एक तत्व की अधिकता दूसरे तत्व के अधिग्रहण को अवरुद्ध भी कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि एक तत्व बढ़ गया तो दूसरे तत्व को आने नहीं देता है, उसके साथ कंपटीशन करने लग जाता है। सवाल सुनते हैं, कौन है भाई, उदाहरण कौन कौन है। कंपटीशन इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसकी कहानी शुरू होती है मैग्नीज की वजह से, कि मैग्नीज की आविष्टता के मुख्य लक्षण है। अब मैग्नीज की अगर आविष्टता, मैग्नीज का अमाउंट अगर बढ़ा है तो उसका मुख्य लक्षण क्या होगा, वो भूरे धब्बों का आविर्भाव, भूरे भूरे धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे जो कि क्लोरेटिक सिराओं द्वारा घिरी रहती है, ठीक है। क्लोरेटिक सिराओं के द्वारा, जो उनके पास में शिराएं होती है ना, इनके पास में जो भी पार्ट है यहां पर ऐसा रहेगा, तो यहां पर ऐसे धब्बे 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 दिखाई देने लग जाएंगे, सिराओं से धब्बे धब्बे आ गए, ठीक है भाई। मैग्नीज अगर बढ़ गया तो क्या होगा भाई, लोहा और मैग्नीशियम के साथ, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, लोहा और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीज अंतर्ग्रहण के समय और मैग्नीशियम के साथ एंजाइम से जुड़ने के लिए वो प्रतिस्पर्धा करता है, प्रतियोगिता करता है। सो क्या लाइन नजर आई कि अगर मैग्नीशियम का अमाउंट अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से लोहा और मैग्नीशियम के साथ जो है वो मैग्नीज अंतर्ग्रहण, एब्जॉर्प्शन के समय में कंपटीशन करता है, उनको नहीं आने देगा। और अगर मैग्नीशियम वो और मैग्नीशियम के साथ सेपरेटली जो एंजाइम के साथ वो जोड़ने जा रहा था, विस्को से जो जोड़ने जा रहा था, उसके साथ भी कंपटीशन करेगा। सो असल में बात यह होती है कि मैग्नीज स्तंभ शीर्ष में कैल्शियम स्थानांतरण को भी बाधित कर देता है, कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने को भी बाधित कर देता है। तीन पॉइंट यहां पर मैग्नीज की बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसे हम मैग्नीज की विषाक्तता कहेंगे। इसलिए मैग्नीज की अधिकता से लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो जब भी बात यह होगी कि लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी आ गई है, इसका सीधा सा ये दूसरा ये मतलब होता है कि मैग्नीज की सांद्रता बढ़ गई है। अतः जो लक्षण हमें मैग्नीज की कमी से प्रतीत होते हैं, जो भी मैग्नीज की कमी अगर मान लो हो गई है, मैग्नीज अगर बढ़ गया इसके कंपटीशन से होता है, वो वास्तव में लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी लक्षण हमें याद रखना कि मैग्नीज की आविष्टता, अगर उसका आविष्टता मतलब टॉक्सिसिटी की कमी से या इसकी अधिकता से हमें जो प्रतीत हो रहे हैं, इसका अधिक होना या इसका कम होना हमें इस बात पे डिसाइड करेगा कि ये लोग लोहा और मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों के साथ कंपटीशन कर रहा था, प्रतियोगिता कर रहा था। तो ये लाइन आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये लाइन याद रहनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमने मैग्नीज के विषय में क्या पढ़ा है। एक इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के विषय में हमने बात की है कि मैग्नीज की आविष्टता के मुख्य लक्षण जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि वो भूरे धब्बों का प्रादुर्भाव हुआ, और वो कैसे हुआ, इसलिए क्योंकि उसने क्या किया है, आयरन के साथ में और मैग्नीशियम के साथ में वो उनकी सबसे पहले रिएक्शन, अंतर्ग्रहण, एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया उसको, मैग्नीशियम के साथ एंजाइम के जुड़ने की प्रक्रियाओं को लेकर लड़ाई किया, उसके बाद कैल्शियम के साथ उसके संग्रहण मतलब इधर से उधर गतिशीलता की वजह से प्रॉब्लम किया। तो ये तीन गुण जो हैं बेचारे कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और साथ ही साथ में आयरन के, ये तीनों जो है ना एक्चुअली मैग्नीशियम की वजह से हारे हैं बेचारे, मैग्नीज की वजह से। मैग्नीज जो है वो इनके साथ कंपटीशन कर रहा है, और ये कंपटीशन का नतीजा है कि कई बार आयरन कम पड़ जाता है बेचारा, कई बार जो है वो मतलब आपका मैग्नीशियम कम पड़ गया, कई बार कैल्शियम कम पड़ जाता है। उम्मीद है आप इस बात को बिल्कुल टॉपिक को समझ गए होंगे, कहीं पर भी कोई समस्याएं नहीं होंगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगले विषय पे आते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। जो ये अवशोषण हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है, तो हम यहां पर पढ़ेंगे अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है। खनिज अवशोषण की क्रियाविधि हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो खनिज अवशोषण की क्रियाविधि में हम क्या क्या पढ़ डालते हैं, चलिए देखते हैं भाई। अवशोषण होगा कैसे,
सो मैकेनिज्म ऑफ अवशोषण आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ये अवशोषण वाले टॉपिक में। प्रीवियस टॉपिक में आपको सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट दोनों बताया गया है। उम्मीद है आपको बिल्कुल पता होगा कि इनका भी अवशोषण दो प्रकार से होगा। याद है ना, सिम्प्लास्ट कोशिकाओं के बीचों बीच ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, सिम्प्लास्ट कहेगा। और अगर बाहर बाहर की तरफ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो एपोप्लास्ट कहलाएगा। हम इसको पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो खनिज का भी अवशोषण जो है वो कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह कहते हैं, कोशिका के अंदर अंदर जो चल रहा है। बाहर की गति को हम इफ्लक्स कहते हैं, बहिर्वाह। दो पार्ट होते हैं इसमें। अवशोषण की प्रक्रियाएं जो हैं वो दो मुख्य अवस्थाओं से सीमांकित की जाएंगी। कौन कौन सी भाई? प्रथम अवस्था में कोशिकाओं में मुक्त और बाह्य स्थान पर, बाहर बाहर मुक्त खाली स्पेस में और बाह्य स्थान पर, जिसे अपन एपोप्लास्ट कहते हैं, तीव्र गति से फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, से अंतर्ग्रहण होता है। यह एक प्रकार का निष्क्रिय अवशोषण है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान पे रखिएगा कि एपोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ निष्क्रिय अवशोषण। तेजी गति से चलता है, बाहर के अवशेषों में चलता है, लेकिन यह सिर्फ अंतः त्वचा तक ही हो पाता है। उम्मीद है आपको कैस्पेरिन पट्टी अभी तक याद होगी। उसके बाद वो सिम्प्लास्ट ही ट्रांसपोर्ट करता है। एपोप्लास्ट में आयन की निष्क्रिय गति साधारणतः आयन चैनल के आधार पर अपने आप चलती रहती है, और जो कि ट्रांसझिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। इसमें इसलिए क्योंकि उसके पास चैनल होते हैं, चैनल से फटाफट मटेरियल अंदर बाहर ट्रांसफर हो जाता है और आसानी से ट्रांसफर हो गया निष्क्रिय गतिशीलता के आधार पर। लेकिन जब अपन सक्रियता के बेसिस में आते हैं, दूसरी अवस्था कोशिकाओं के आंतरिक स्थान में होता है, उसे हम कहते हैं बेटा सिम्प्लास्ट। जब आंतरिक स्थान पर होगा, इंटरनल पोर्शन से होगा, मैं पढ़ा चुका हूं सिम्प्लास्ट में, कोई मसला आपको मुझे उम्मीद है कि नहीं परेशानी होगी, शॉर्टकट में बता दूं तब भी। सो आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। अब ये सिम्प्लास्ट जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी लगेगी। सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश से और निष्कासन में उपापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इज अ टाइप ऑफ एक्टिव प्रोसेस, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो ये लाइन अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिए कि कौन सी प्रक्रिया सक्रिय है और कौन सी प्रक्रिया निष्क्रिय है। एपोप्लास्ट इज अ निष्क्रिय प्रक्रिया और यहां पर सक्रिय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई मेम्ब्रेन चैनल से अपना ट्रांसपोर्ट करवा सकता है, परंतु इसके पास ऐसा कोई चारा नहीं है। इस हिसाब से ये टॉपिक आगे नहीं बढ़ पाएगा। अवशोषण हो गया। अगला सवाल, ठीक है भाई अवशोषण हो गया, अब ऊपर नीचे कैसे जाएगा? तो ऊपर नीचे जाने के लिए अब खनिजों को क्या लगेगा? जल के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होंगे। सवाल अगला है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहां पर जो खनिज है वो विलेय की तरह काम करेगा। खनिज किसकी तरह काम करेगा? विलेय की तरह। पानी कैसा था? विलायक की तरह। इसे अपन कहेंगे इसका स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? सो खनिज लवण जाइलम या दारू जिसे अपन कहते हैं, उसकी सहायता से वही अडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स जो बताया था मैंने, और ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा ऊपर की तरफ में जाने लग जाते हैं। जल की आरोही धारा के साथ साथ संवहित किए जाते हैं, जो पादप में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर खींचते हैं। प्रीवियस टॉपिक ही हमारा यही कुछ था पूरा, कि उसके साथ में आयंस के साथ में पानी के साथ ऊपर चला जाता है। जाइलम द्रव के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि इसमें खनिज लवण विद्यमान होते हैं। खनिज लवण जल के दो साथ ही जाते हैं, जाइलम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। उम्मीद है याद होगा कि ऊपर से वाष्पोत्सर्जन से जो खिंचाव है, अडहेसिव कोहेसिव फोर्स, आसंजक आसंजक बल के द्वारा मटेरियल ऊपर जाता है। इसको और चेक करने के लिए पादप में रेडियो समस्थानिक, रेडियो आइसोटोप्स का भी प्रयोग किया गया। मतलब कई बार ऐसा कुछ हुआ कि कार्बन की जगह रेडियो एक्टिव कार्बन डाल दिए, नाइट्रोजन की जगह रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन डाल दिए, और देखा जाए कि जो मैं यहां से डाल रहा हूं वो पानी में ऊपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिला तो मतलब पानी के साथ जा रहा है। ठीक है। सो समस्थानिक का उपयोग भी यही बताया गया कि खनिज तत्व पादपों में दारू के माध्यम से ही प्रभावित होता है। व्हाट इज दारू? दारू इज अ जाइलम ही वो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वो ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई मसले आपको अटकेंगे नहीं। ठीक है भाई, अगले विषय पे आते हैं। अब हमारा अगला विषय है सॉइल एज ए रिजर्वियर ऑफ मिनरल एनिमल्स, मतलब जो मृदा है वो सारे चीजों का, सारे मिनरल्स का संग्रहण है। इस बात को क्या कहता है कि हम जानते हैं क्योंकि सब कुछ मृदा से ही आता है। क्यों भाई? मृदा से क्यों आया? कहां से आया? मृदा में, मृदा के पास कहां से आया था? ठीक है, हमने उनका अवशोषण देख लिया, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों विषय पे। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के द्वारा ऊपर गया, हमने ये भी देख लिया, जाइलम फ्लोएम के द्वारा वो गया है। अगले विषय पे पहुंचेंगे भाई, तो वो सॉइल जो है वो रिजर्वियर कैसे? रिजर्वियर का मतलब होता है कि वो मतलब सारी चीजों को क्या बोलना चाहिए, बैंक की तरह भूमिका कैसे निभाता है। रिजर्वियर तो आप समझ ही गए, रिजर्व भूमिका जो है कैसे निभाता है।
कहानी यह है कि अधिकांश खनिज जो पौधों की वृद्धि और परिवर्धन के लिए अनिवार्य होते हैं वो क्या होते हैं, कहां से प्राप्त हुए, चट्टान टूटे तो चट्टान से घुल घुल कर वहां गए, पेड़ पौधे टूटे वो भी मृदा में जाकर ही सड़े, मनुष्य जीव जंतु जो हैं ये लोग भी मरते हैं तो सड़ के अपने मिनरल्स को मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। सो यही लगाव है कि चट्टानों के टूटने के कारण से, क्षरण से, पौधों के खराब होने से, जीव जंतुओं के मरने से जड़ों में जो है वो जा जाकर सड़ने लग जाता है और वहीं पर मिनरल्स रहेगा और उसी की वजह से वो आयंस के तौर पर, अकार्बनिक तौर पर पानी में घुल जाते हैं और पानी से होता हुआ वो ऊपर पहुंच जाता है। यही कारण है कि प्रक्रियाएं मृदा में विलेय आयंस जो हैं वो, अकार्बनिक आयंस जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। चूंकि ये चट्टानें उपस्थित खनिज से प्राप्त होते हैं, वहीं से प्राप्त होते हैं, इसलिए पादप पोषण में इनकी भूमिका को खनिज पोषण कहा जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं खनिज पोषण। चट्टानों से प्राप्त होने वाले मिनरल्स, वो केमिकल्स, वो हमारे पोषण की तरह काम करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं, इसलिए ये खनिज पोषण है। मृदा में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, हर पदार्थ मृदा में ही पाया जाता है और वहीं से वो प्लांट तक जाता है, प्लांट उसका उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब क्या क्या करता है भाई मृदा और क्यों रिजर्वियर है? मृदा केवल खनिज ही उपलब्ध नहीं कराता है, साथ ही साथ में कुछ केमिकल जैसे कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को और उनको अन्य सूक्ष्म जीवों को भी संरक्षण देता है। आपने पढ़ा होगा पहले की क्लासेस में कि राइजोबियम नामक जीवाणु पेड़ की जड़ों में रहता है और वहां पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला टॉपिक हमारा वही है, उसकी भी सहायता करता है, उसकी भी जरूरत यहां पर पड़ती है। अगले विषय पे देखें, जल को धारण करता है, जल को अवशोषण में सहायता करता है, जड़ों को हवा उपलब्ध कराता है, वहां पर जड़ों को हवा मिलती है, जड़ों को बांध कर रखता है, पौधों को स्थिर करने में आधार प्रदान करता है। बहुत सारे काम है भाई। चूंकि खनिज की कमी से फसलों की उत्पादकता प्रभावित होती है, अतः हमें कृत्रिम उर्वरक की अनिवार्यता भी प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि उसमें आर्टिफिशियल जो हमें कुछ उर्वरक डालने पड़ते हैं। ये वो लाइनें हैं जो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सिंपल वे में आप इन्हें पढ़ेंगे तो बिल्कुल हद तक आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, कहीं पर भी कोई चीज आपको अटकेगी नहीं। तो यही टॉपिक है खनिज में, सॉइल मिट्टी में क्या क्या होता है भाई। अब ये बहुत आसान बात है, इसको अब डबल करने की जरूरत है ही नहीं कि मिट्टी जो होती है आधार प्रदान करती है, खनिज देती है, पोषण देती है और हवा की उपलब्धता कराती है। और अगर वो मिनरल्स नहीं रहेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, केमिकल्स डालने पड़ेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सहायता से हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने आज बहुत विशेष विषयों के बारे में बात की है, जिसमें हमने आज समझा सबसे पहले कमी के विषय पे, कमी कैसे आती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा विषाक्तता के विषय में, कमी से संबंधित रोग के बारे में बताया और रोग वो किस किस जीव से होता है ये भी मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आप उन सभी चीजों को एकदम बढ़िया कंठस्थ कर लेंगे, कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। विषाक्तता का क्या आधार है, विषाक्तता किसकी वजह से हुई और उसमें मैग्नीज की वजह से मुख्य रूप से क्या होता है, ये बात मैंने आपको बता दी कि मैग्नीज की कमी या अधिकता, उसकी वजह से आयरन हो गया और उसके बाद मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम के साथ वो कंपटीशन करता है। इसके बाद हम लोगों ने यहां पर पढ़ा सॉइल के बारे में, सॉइल रिजर्वियर कैसे है, सॉइल ही कैसे संरक्षक है सब चीजों का, ये हमने देखा और भी विषयों को आज हमने समझा है। चलिए भाई क्विज कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होगा हमारा। एक सवाल, फटाफट सवाल सुनते हैं। पौधों में कार्बन की पूर्ति कहां से होती है? प्लांट में जो कार्बन प्लांट को मिनरल्स के फॉर्म में जो चाहिए होता है वो प्लांट कहां से लेते हैं? वो कार्बन कहां से आता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा हम लोग हवा से ले लेते हैं प्लांट्स, या मृदा से, जमीन से अवशोषित होकर जाता है, या फिर पानी से हमें प्राप्त होता है, पानी लेकर जाता है, या कोई नहीं। विच वन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 5 सेकंड है इसके लिए आपके पास में, सही जवाब बताने की कृपा करें। सो आई थिंक 5 सेकेंड इज ओवर। ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो कार्बन की पूर्ति प्लांट्स को करती रहती है और ऑक्सीजन की पूर्ति करते रहती है और हाइड्रोजन की पूर्ति जो है वो वाटर करता रहता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत क्लियर समझ में आया होगा, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में मिनरल न्यूट्रिशन का अगला पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के विषय पे बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, पढ़ के रखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन करके रखिएगा और आज की चीज़ों को पढ़ के रखिएगा, ठीक है। चैप्टर लगभग खत्म होने के कगार पर है नेक्स्ट क्लास तक, लेकिन उससे पहले जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन्हें कंठस्थ दिमाग में बैठा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बाय बाय।